friends, welcome to SF Science. So in the last video we have discussed about the quantization of charge. So the first question arises that does 0.8 कूलम चार्ज एग्जिस्ट, कि ये वाला जो चार्ज है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. तो उसके लिए यू हैव टू आंसर दैट इन कमेंट बॉक्स. आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मुझे. सो with that, let's do our first numerical related to quantization, and the numerical is find number of electron in 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge में आपने number of electrons के बारे में बताना है. And what formula you have to apply? Number of electrons. Number of electron means n. You have to calculate, right? So charge is given. How much? That is 1 coulomb. So electronic charge you already know, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, right? तो इसके बारे में आपको पता है. So apply this. Q is equals to NE. So you need to calculate N. तो Q upon E is equals to N. That will be 1 coulomb divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19. That will be N. So you just need to कूलम, ये भी कूलम, ये भी कूलम. सो एन जो है आपको पता है इंटीजर है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगी वैल्यू, और दैट वैल्यू विल बी 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18. यानी इतने चार्जेस जो हैं दैट इज रिक्वायर्ड इन दैट इज देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1 नैनो कूलम में कितने चार्जेस होते हैं. कई बार क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली नहीं आता है, कि डायरेक्टली कूलम में नहीं आता, कई बार नैनो कूलम माइक्रो कूलम में आ जाता है. सो कितने चार्जेस होते हैं 1 नैनो कूलम में. तो 1 नैनो कूलम में 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 कूलम चार्ज होता है. ठीक है. और हमारे पास उसके बाद क्या बात करनी है, हमारे पास 1 पीको कूलम में कितने होते हैं, दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 कूलम ऑफ चार्ज इज देयर. सो हियर इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. A polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Estimate the number of electron transferred from wool to polythene. Firstly, charges are given. So, what is given here? Q is given here. How much? 3 into 10 raised to power minus 7, and he said कि negative charge, तो negative will be there. Clear? So, in electronic charge, वो आपको पता ही है already 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb होता है. फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अगर आपने, तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, तो सिंपल फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू N ही लगाना है. तो Q इज गिवन, E इज गिवन, सो N विल बी इक्वल्स टू आपके पास Q बाई E आ जाएगा. तो माइनस 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 कूलम डिवाइड बाय माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम. माइनस से माइनस कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल. सो व्हेन यू विल कट दिस, तो 30 बाय 16 डिवाइडेड, और 10 रेज़्ड टू पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 प्लस 19, और ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.875 और 10 रेज़्ड टू पावर 12. सो दिस इज आवर क्वेश्चन ऑफ क्वांटाइजेशन. So let's move to another one. So here's our third question, in which he said calculate the total positive or negative charges on 3.11 gram copper penny. Given Avogadro number is 6.022 and 10 by 23. Atomic number is given of copper 29, and atomic mass is given, that is 63.5. So firstly, in the numerical part you have to write the given part. गिवन में आपने पहले क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन में आपने लिखना है मास कितना दे रखा है, दैट इज 3.11 ग्राम, राइट. उसके बाद एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम A से, तो 63.5. उसके बाद N विल बी योर एवोगाड्रो नंबर. तो हमने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे निकालने हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. एटम्स के बाद ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे आ सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं. आप ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. तो गिवन मास कितना है आपके पास, यहाँ पे गिवन मास आपको गिवन है 3.11, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 raised to power 23, और डिवाइड बाय 63.5.
सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 2.95 इंटू 10⁻22। तो ये आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कॉपर पैड में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो यही होंगे ना, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो दैट विल बी जो आपने निकाले नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक नंबर, मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, दैट इज 2.95 इंटू 10⁻22। और अब आपके पास एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर है, दैट इज 29। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल्स टू NE। तो N आपके पास कितना आ गया, टोटल N कितना है आपके पास, उतना ही है 2.95 10⁻22 मल्टीप्लाई 29 और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 10⁻22 माइनस 90, राइट। तो आगे हमारे पास आ जाता है 1.37 इंटू 10⁻5। गॉट इट। आई होप दैट यू गेट दिस आंसर and maybe you will able to solve it, and just pause the video and see the process thoroughly, and again do this question on your notebook. So let's talk about the vector form of Coulomb's law. We have already discussed Coulomb's law का general formula, that was Fe is equals to K Q1 Q2 by R square। इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, जिसमें K हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट आपका वैक्यूम और एयर के लिए था, और एप्सिलॉन आपका मीडियम के लिए था, राइट। तो वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जनरलाइज्ड फॉर्म थी हमारे पास। इट टेल्स अस ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, और वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के लिए हमने किसको यूज किया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए वी टेक 2 चार्जेस। यहाँ पे हमने 2 चार्जेस लेने हैं, एक पॉइंट A दूसरे पॉइंट B पे, राइट। अब हमने मान लिया कि अब जो आपके पास A पॉइंट पे Q1 चार्ज है और B पॉइंट पे आपके पास Q2 चार्ज है, राइट। तो अब आपको पता है फोर्स क्या होती है, फोर्स जो होती है हमारे पास वो लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। जहां पे भी 2 चार्जेस में लाइन ज्वाइन होगी वहीं पे आपकी जो फोर्स है वो बिल्ड होगी। अब लेट्स ज्वाइन दिस लाइन, राइट। अब इनको ज्वाइन कर दिया, तो अब A से B तक का डिस्टेंस, वी सपोज कि A से B तक का डिस्टेंस R है हमारे पास, है ना। तो अगर अब हमने वेक्टर फॉर्म की बात करनी है तो हमें थोड़ा बहुत माइंड में होना चाहिए, जो हमने +1 में यानी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स के बारे में, राइट। तो उसमें एक वर्ड आता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेरी सिंपल, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी ये फुल वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कैप से, मतलब वेक्टर के ऊपर कैप उसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि A से B तक का लेके गए, A से B तक हमने जाना है, तो डिस्टेंस विल बी R12। जो A से B तक जाएगा तो डिस्टेंस विल बी R12। B से A तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, R21। यही होगा, टोटल तो आपका R ही रहेगा, ठीक है, R12 और R21। अब बात करते हैं फोर्स की, कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। पहली बात 1 से, मतलब पहला किसके, जहां से जा रहा है यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां तक जाएगा लास्ट पॉइंट। R12 में 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपने डिस्टेंस स्टार्ट किया, और ये एंडिंग पॉइंट है। ये याद होना चाहिए आपको, क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। उसके बाद
हमारे पास आता है फोर्स के बारे में। अब इफ आई से कि फोर्स ए पॉइंट पे लग रही है, ठीक है, ए पॉइंट पे लग रही है बी से, बी की वजह से ए पॉइंट पे लग रही है, तो फोर्स क्या होगी, F12, क्या होगी फोर्स, F12, और बी पे लग रही है ड्यू टू ए, दैट विल बी F21। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा 1D में था, तो इसीलिए आई हैव टेकन द स्ट्रेट लाइन ओनली। क्लियर होगी बात, ओके। तो अगर आपका हम आगे भी करेंगे टू कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके लिए फोर्स निकाल दी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे हमने जो फोर्स है वो और डायरेक्शन में कैसे आ सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास पता है कि एफ किसके इक्वल होता है, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, यानी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। तो अब हमने फोर्स किसकी निकालनी है, फोर्स हमने निकालनी है 1 पे, यानी अगर F12 की हम बात करें तो ऑन 1/2, ऑन 1/2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब इतनी चीज आपने ध्यान में माइंड में अपने ये रखनी है, इसकी डायरेक्शन और R21 की डायरेक्शन सेम है। क्लियर। हमने डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये दोनों डायरेक्शन हमारे पास सेम आ रही हैं, और यहाँ पे इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम आ रही है, यानी कि F12 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, F12 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, F12 आ रहा है हमारे पास किसके इक्वल, R21 के इक्वल। यानी कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और साथ में क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर लगा देंगे। समझ आ गई बात, यूनिट वेक्टर। क्लियर। वेक्टर की फॉर्म में लेना है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर की फॉर्म में लेके आएंगे तो यूनिट वेक्टर साथ में लगा देंगे। आइडेंटिफाइड, ओके। सो F21 किसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो यहां से हमें ये भी चीज पता लगती है कि ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे के साथ अटैच। ये दोनों है हमारे पास, R12 जो है वो किसके इक्वल है, R21 के। R12 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ R21 के। ये दोनों क्या है आपके पास, जो इसकी डायरेक्शंस हैं वो क्या है, डिफरेंट। तो इसमें R12 R21 के माइनस हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बात करनी है हमने, तो यहाँ पे हमने बात करनी है कि F12 को R12 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ R12 लिख सकते हैं R21 की जगह पे। दिस इज ऑल, ठीक है। सिमिलरली हम F21 को भी माइनस ऑफ R21 लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। सो लेट्स टॉक अबाउट अब पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में कूलम लॉ को हम कैसे लेके आएंगे। सो इन दिस कूलम पोजीशन वेक्टर हमने क्या किया है, यहाँ से तीन डायरेक्शंस के केस में वी हैव टेकन YZ प्लेन। तो इस YZ प्लेन में हमने दो चार्जेस लिए हैं, तो एक चार्ज हमारा A पे है और एक चार्ज हमारा B पे है। जो A पे है दैट इज Q1, जो B पे है दैट इज Q2। तो हमने बोला कि दे बोथ गेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो ओरिजिन से उनका डिस्टेंस कितना है, A तक का डिस्टेंस हमने मान लिया R1 है और B तक का डिस्टेंस हमने मान लिया R2 है। तो यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमने ट्रीट किया कि अगर हमारे पास जो कोई वेक्टर A से B तक जा रहा है तो वो R12 से ट्रीट होगा, और जो B से A तक जा रहा है वो R21 से ट्रीट होगा, राइट। तो जो फोर्स होगी, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन A, तो फोर्स हमारे पास A जो है, फोर्स हमारे पास जो A पॉइंट पे होगी ड्यू टू मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी F12, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2। अभी F12 यहाँ पे कैसे आई, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि हमारे पास ये जो फोर्स होती है दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो F12 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और साथ में हमने लगा दिया एक यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद हमने F12 भी है, वो कैसे डिस्कस करना है। तो यूनिट वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो इस यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वही हमने यहाँ पे करना है, और ये इसको करने के बाद यूनिट वेक्टर इसके इक्वल होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की जगह पे वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय आर, राइट। तो इसको यहाँ पे किया तो ये क्यू बन गया, तो R21 का यूनिट वेक्टर आ गया।
फिर हमने लेना है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ दो साइड तीसरी साइड के इक्वल होती हैं। ये हमने किया, दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ओ बी प्लस बी ए दैट इज इक्वल टू ओ ए। दो साइड्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होती है, थर्ड डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। ये हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा है। तो बी ए मतलब क्या, दिस इज बी ए। ये हमारे पास क्या है, बी ए ही तो है, R21 यानी इसका पोजीशन वेक्टर क्या निकाला बी ए का, तो दिस इज इट। तो ओ ए किसके इक्वल है, R1 के, और ओ बी किसके इक्वल है, R2 के। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास के R और यूनिट वेक्टर जो हमारे पास R21 है दैट इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो और जो हमारे पास R वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R वेक्टर आपको पता है टोटल वेक्टर, दिस इज टोटल। तो ये किसके इक्वल होता है, R1 माइनस R2, इन दोनों को माइनस करेंगे तभी हमारे पास ये R वेक्टर आएगा। तो वहां से हमने R वेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। कैन सी द फोर्सेस फ्रॉम हियर, दैट इज F12 इज इक्वल्स टू 1/4 और Q1 Q2, वहां पे R क्यूब था और R की जगह पे हम R1 माइनस R2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे R1 माइनस R2 का वेक्टर। तो यहाँ पे सिमिलरली F12 के लिए और सिमिलरली F21 के लिए भी हम दोनों फोर्सेस जो हैं वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। सो देयर इज अनदर थिंग दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या चीज है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पहले बहुत बार सुना होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, सभी फोर्सेस को एड अप करते हैं और एक को मान के चलते हैं। यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही करना है जिसमें हमने ये ट्रीट करना है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अवर चार्ज Q1, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज Q1 है और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है इस चार्ज पे ड्यू टू अदर चार्जेस मतलब एनी चार्ज Q2 Q3 Qn, कोई भी चार्जेस हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इनकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स बतानी है। तो यानी कि बेसिकली हमने यहाँ पे किसकी फोर्स बतानी है, F1 की फोर्स बतानी है ड्यू टू F2, ड्यू टू F3, ड्यू टू F4, ड्यू टू F1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जैसे Q3 चार्ज है तो Q3 चार्ज यानी कि यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, R31, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स बनेगी वो कितनी बन जाएगी, F13, मतलब 1 पे 3 की वजह से। क्लियर होगी बात। तो अगर हमने फर्स्ट को माना है तो F1 किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू F12, F13, F14, F15 अप टू F1n। तो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें आप वैल्यूज भी फोर्सेस की F12 की वैल्यू, F21 की वैल्यू हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की है, F13, F14, यहाँ पे सिमिलर आप वैल्यूज को है पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 R4 आ जाएगा, यहाँ पे R1 Rn आ जाएगा, यहाँ पे R1 R3 आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा। फ्रॉम हियर यू कैन इजीली कैलकुलेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का मतलब जनरली यही होता है कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं दे आर इंटरेक्टिंग और टोटल फोर्स आपने निकालनी है, जो कि टोटल फोर्स क्या होगी, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड इन द गिवन चार्जेस। यानी टोटल फोर्स जो होगी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ फोर्सेस जो इंडिविजुअल पे लग रही हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एट इंडिविजुअल, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, टोटल सम। This is it. So we are left with one topic of this chapter, that is continuous star distribution, and we will do that topic in chapter number 2, electric field, because there also the same topic will arise, and there we need to calculate the electric field on it. So we'll continue that topic in second chapter. So now we are left with the numericals of Coulomb law. So in the next video we'll do the numericals related to Coulomb law, and please give suggestions that what are your problems regarding this chapter, so that I will solve, and I will tell you each and everything regarding. So these are some numericals, and numerical portion we have done for quantization. और अभी आप बताइए आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट आई कैन डिस्कस। प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड आप बताइए आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, आई एम हियर टू हेल्प यू। और कोई भी आपको कोलम लॉ के न्यूमेरिकल्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप अपने सजेशंस दीजिए, सो दैट आई कैन फॉलो अप विद दोज न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज टेल दैट इन कमेंट बॉक्स, एंड
all the very best for this chapter, and I hope that you will learn from it and will get good marks whenever the exam will be conducted. And please be safe and stay healthy at your homes. Okay, and keep watching. Thank you so much.